अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। आज बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले बड़े फैसले की, जिसके ऊपर सबकी नजरें लगी हुई थी। एंड इन अ सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब का जो इलेक्शन है उसके ऊपर जो फैसला सुनाया है उसमें यह करार दिया गया है कि 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ, जो रिजल्ट था, उसकी कल दोबारा गिनती होगी। और गिनती के बाद अगर जो अक्सरियत है यानी 186 का फिगर पूरा नहीं होता, हमजा शहबाज को अक्सरियत नहीं मिलती, तो उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा। यानी जिस दिन ये इलेक्शन हो रहा है, यानी कल का दिन जो कोर्ट ने मुख्तस किया है, उस दिन जितने मेंबरान ऐवान में मौजूद होंगे उनसे राय शुमारी की जाएगी। जिसके नंबर ज़्यादा हुए, परवेज़ इलाही या हमजा शहबाज के, वो होंगे नए वज़ीर आला पंजाब। अब अदालत ने यह भी वज़ा कर दिया है कि जो बुलाया गया था सेशन, यानी कल 1 जुलाई को, उसी सेशन के दौरान ये सारा प्रोसेस होगा, ये कार्रवाई होगी और फौरी बाद, यानी जब ये राय शुमारी हो जाए, रिजल्ट सामने आ जाए, तो बगैर कोई वक्त ज़ाय किए गवर्नर साहब नए वज़ीर आला को नोटिफाई कर देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर इन केस हमजा शहबाज नए वज़ीर आला मुंतखब नहीं होते, जो नए रन ऑफ इलेक्शंस होंगे उसमें, तो जितने भी हमजा शहबाज ने अहकामात दिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, वो रोल बैक नहीं किए जाएंगे। अब इसके ऊपर नून लीग तो कहती है कि अदालत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, अदालत ने जो सैंक्टिटी है उसको बहाल किया है और यही होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनिशियली तो उन्होंने सुनकर, क्योंकि अदालत में अनाउंस हुआ कि उनकी प्लीज़ को मंजूर कर लिया गया है, तो जश्न मनाया और कहा कि आईन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। लेकिन बाद में जब डिटेल्ड जजमेंट पड़ी, 4-1 से फैसला आया है, तो 4 जजेस की राय पढ़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ बदला और अब इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले ऐलान भी कर दिया है कि इसको कल वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। न सिर्फ एक चैलेंज करने का इरादा रखना, बल्कि साथ ही साथ जो 17 को ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारा का सारा जो है ये किस रुख बैठेगा। बुनियादी सवाल इसके ऊपर कुछ यूँ कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज अपनी आईनी मुद्दत तक वज़ीर आला रह सकेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तजियाकारों के पास। पैनल पर साथ दे रही हैं बेनज़ीर शाह साहबा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अतर काज़मी साहब, शहजाद इकबाल साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी इस जजमेंट के ऊपर आपकी राय क्या है। यकीनन आपकी कानूनी माहिरीन से भी बात हुई होगी, लेकिन जब अदालत ये कहती है कि 63, अक्सरियत ये कहती है, 4-1 से फैसला है कि 63A के फैसले की रोशनी में दोबारा इलेक्शन का हुक्म नहीं दे सकते। अब अगर वो कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन करें, गिनती करें, और उसके बाद अगर वो गिनती में पूरे नहीं आते तो फिर दोबारा वही प्रोसेस होगा, इलेक्शन होगा, तो फिर क्या आपको लगता है जस्टिफाइड था इसको कान को दूसरे हाथ से पकड़ना? अच्छा, इस पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो शायद कुछ ऊंच नीच इसमें हो जाए, बट मुझे लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये कहा है कि जो अब दोबारा काउंटिंग होगी तो उसमें ये 25 वोटों का शुमार नहीं होगा और हम वोट खुद से मुस्तरद नहीं कर सकते, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा। मुझे लगता है कि जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट की आ गई थी उसके बाद उनके पास ये इख्तियार था कि वो इसको 25 जो वोट उनको पड़े थे हमजा शहबाज को, उसको मुस्तरद करार देते और जो हमजा का इलेक्शन था उसी को नल एंड वॉइड करार दे देते और उसके बाद एक फ्रेश इलेक्शन होता। बट लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि कल अभी एज ऑफ नाउ हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, कल दोबारा गिनती होगी। अगर वो मेजॉरिटी वोट नहीं ले सके क्योंकि अब 25 वोट काउंट नहीं होंगे, तो फिर जो रन ऑफ में ज्यादा वोट लेगा वो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। एक तो मुझे यह लगता है, यहां पे मुझे लगता है कि ये नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता था। दूसरा जो ये इंपॉर्टेंट मामला है कि अगर हमजा इलेक्ट नहीं होते, दोबारा मेजॉरिटी नहीं ले सकते वो, तो उन्होंने जो अपने अंडर बतौर चीफ मिनिस्टर फैसले किए हैं वो बरकरार रहेंगे। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है, और लीगल एक्सपर्ट इस पर सही बता सकते हैं, कि नजरिया ज़रूरत का कुछ हद तक इस्तेमाल किया गया है। अभी रिसेंटली हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि कासिम सूरी ने जो आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया है वो गलत है, लेकिन उसके बाद जितने फैसले किए गए थे वो भी कलअदम करार दिए गए थे। तो यहाँ पर अगर हमजा शहबाज जो है वो मेजॉरिटी लेने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो फैसले किए हैं, उनकी काबीना बनाना, ये सब कैसे मुझे लग रहा है कि ठीक हो सकता है। तो मुझे इसकी बात की जो है समझ नहीं आई है। शायद इसका कोई लीगल पहलू हो,
बट मुझे नहीं समझ आया कि ये क्यों कहा गया है कि अगर वो मेजॉरिटी नहीं ले सकेंगे, सिंपल मेजॉरिटी, तब भी उनके फैसले जो है बरकरार रहेंगे। ये दो बातें ऐसी हैं। अदरवाइज मुझे लगता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जिसको हम सब कह रहे थे कि पंजाब में क्राइसिस है, इसको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। देखें आप जी, अभी ये जो मैंने कासिम सूरी वाली मिसाल दी, उस पर हमें नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्टिवली वहां पे काम किया और जो आइन था उसको इंप्लीमेंट करवाया। ऑर्डर भी जो है बड़ा सख्त उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ पास किया गया था। लेकिन यहां पे 16 अप्रैल के बाद से एक एम्बिग्यूटी थी कि क्या जिन लोगों ने वोट दिया है, वोट उनका गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। जब कोर्ट का डिसीजन भी आ गया तो उसके बाद भी इतना वक्त लगा। तो जब हम देखते हैं कि मुल्क में एक इतना बड़ा क्राइसिस हो, सूबे में क्राइसिस हो, तो मुझे लगता है वैसे ही 2.5 महीने तो नहीं गुजारने चाहिए। और हमारे पास रीसेंट पास की एग्जांपल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना एक्टिवली मूव किया था। तो मुझे तो इस पूरे प्रोसेस में बड़ी सुस्ती दिखाई दी है। अब अगर पीटीआई इसको चैलेंज कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का कोई और वर्डिक्ट आ जाता है इस पे, जो लाहौर हाई कोर्ट के अगर बरक्स होता है, तो फिर मेरे ख्याल से ये जो क्राइसिस है वो बरकरार रहेगा। लेकिन शहजाद, इसमें सवाल ये भी बनता है कि अगर कल ये सारी कार्रवाई हो जाती है 4 बजे के बाद, और कल अगर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करता या नहीं लगाता इनकी दरखास्त पीटीआई वालों की, तो फिर भी तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आना, समात होना, बड़ी एम्बिग्विटी है। नहीं, देखें, अगर तो हमजा कल इलेक्शन जीत जाते हैं, लेट्स सपोज आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर देता है या फिर जो बरकरार रखता है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, हमजा जीत जाते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था वो वक्ती तौर पे हल हो जाएगा। फिर देखा जाएगा कि बाई इलेक्शन का क्या नतीजा आता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर कल हमजा नहीं ले सकते सिंपल मेजॉरिटी, फर्ज कर रहे हैं, एक मफरूजा है क्योंकि अदालत तो जब जजमेंट देती है आईन और कानून के मुताबिक देती है, लेकिन उसकी इंप्लीकेशन पे मैं बात कर रहा हूं। अगर नहीं जीतते हमजा तो फिर क्या होगा? जितने कानूनी फैसले किए गए थे, जो बजट बनाया गया था, वो सब बरकरार रहेगा, या जो नया शख्स मेजॉरिटी लेकर आता है उसका ये इख्तियार होगा कि वो इन चीज़ों को अंडू करे? इस पे मुझे लगता है फिर भी थोड़ी सी बहस रह जाएगी। ठीक है शहजाद, यही जो आपने पॉइंट किया, बेनज़ीर की तरफ लेके चलते हैं। बेनज़ीर, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला आया है इससे बहरान टल गया? जमा खातिर 17 को जो ज़िमनी इंतखाबात होने, उसके बाद तो दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी कहा जा सकता है। देखिए अलीना, पहले तो ये रन ऑफ, ये जो सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग है, ये रन ऑफ इलेक्शन जो है, ये क्यों कराया जा रहा है? मेरे ख्याल से इसकी एक वजह तो ये है कि आपका जो पंजाब असेंबली है वो अभी हाउस मुकम्मल ही नहीं है, उसमें 25 सीटें जो हैं वो खाली हैं। तो अगर शुरू से नए सिरे से अगर इलेक्शन होता तो किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, किसी को 186 वोट्स नहीं मिलते। दूसरी बात यह है कि अगर आप बाई इलेक्शन का इंतज़ार करते और उसके बाद जाके वोटिंग कराते तो फिर अगले 3 हफ्ते तक ना आपके सूबे में कोई चीफ मिनिस्टर होता और ना ही कोई काबीना होती, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फिर से हो जाता। अच्छा, ये जो अभी फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, मेरे ख्याल से इससे कल के इलेक्शन के लिए तो हमजा शहबाज को कुछ एडवांटेजेस ज़रूर हासिल हैं। एक तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ये है कि आपने कल हर हालत में इलेक्शन कराना है, जिसका मतलब ये है कि इसने ज़्यादा परवेज़ इलाही साहब को वक्त नहीं दिया। अगर वो कोई जोड़ तोड़ करना चाह रहे थे तो उनके पास ये वक्त नहीं होगा करने के लिए। दूसरी चीज़ जो इस फैसले में लिखा हुआ है वो ये है कि अगर कल कोई हंगामा होता है पंजाब असेंबली में तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर लगाई जाएगी। और हमने जैसे देखा कि पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुआ था तो परवेज़ इलाही साहब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थे, तो ये भी एक हमजा शहबाज के हक़ में जाता है। और एक तीसरी चीज़ जिस पर आपने भी बात की है कि जो जितने भी अभी तक हमजा शहबाज ने फैसले लिए हैं उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो ये मेरे ख्याल से कुछ एडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब कल क्या होने जा रहा है, इसमें 2-3 डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जिस पे मैं थोड़ा सा वक्त लूँगी और बात करना चाहूँगी। एक तो ये कि ये जो 5 रिज़र्व सीट्स हैं, अगर ये नोटिफाई हो जाती हैं और इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई कर देता है, अभी तक नहीं हुई, तो फिर नंबर जो है वो बराबर होंगे, पीटीआई के भी और मुस्लिम लीग नून के भी, 173। और फिर जो आपका दूसरा डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा वो इन प्ले आ जाएगा और वो है आपकी इंडिपेंडेंस। इस पंजाब असेंबली में 5 आज़ाद MPA हैं, जिसमें से चौधरी निसार मेरा नहीं ख्याल है कि वोट डालने आएंगे और एक राय हक पार्टी के हैं। तो फिर ये डिसाइड करेंगे कि कल जो है वो कौन जीतेगा। और जो थर्ड और सबसे अहम जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो है कि कितने MPAs कल इलेक्शन असेंबली में आएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के भी कुछ MPAs जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, मुस्लिम लीग नून के भी कुछ MPAs हैं जो मुल्क से बाहर हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। लेकिन
लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। लेकिन आपने अभी जो मखसूस नशिस्तों की बात की, इवन अगर वो नोटिफाई हो भी जाते हैं तो अदालत ने तो बड़ी क्लियर कट कहा है कि 25 के 25 जो जिन्होंने इनहराफ किया है उनका वोट शुमार नहीं होगा। तो फिर हम क्यों अभी भी तकिया कर रहे हैं? क्योंकि अलीना थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन थी, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी क्योंकि पहले जो लाहौर हाईकोर्ट का वर्बल ऑर्डर आया था उसमें तो यही कहा गया था ना कि आप इनको नोटिफाई करें। तो इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अगर ये होगा या नहीं। अगर ये नहीं होते नोटिफाई तो फिर तकरीबन 9 वोटों से हमजा शहबाज की लीड होगी अगर सारे एमपीएस कल असेंबली में आ जाते हैं। चलिए इसके ऊपर एक राउंड भी कर लेते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूंगी। क्या आप समझते हैं कि बहरान को जो कंट्रोल करने का या मजीद बहरान ना पैदा हो इसके लिए जो अदालत ने वे निकाला है वो दुरुस्त है? देखिए, पहली चीज तो ये कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने वो 5 रिजर्व सीट्स का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया। तब मैंने आइन को पढ़ा है, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन इतना क्लियर है आर्टिकल 224 रूल 6 कि कोई गुंजाइश नहीं है उसमें हाउस का तो कहीं जिक्र नहीं है। उसमें तो बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है कि अगर कोई रिजर्व कोई मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए, रिजाइन कर दे, सीट वेकेंट हो जाए, तो जो पार्टी ने लास्ट इलेक्शन में लिस्ट दी होती है उसके मुताबिक आपने नोटिफिकेशन इशू करना होता है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से रिजर्व सीट्स के हवाले से ज्यादती की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या, अब ये जाहिर है ये लीगल एक्सपर्ट बताएंगे कि क्या लाहौर हाई कोर्ट ने उस जुरिस्डिक्शन में जो है वो एंटर हुई है कि जहां आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम री इलेक्शन नहीं करा सकते, तो ये जो कल होगा ये क्या होगा? ये भी तो एक तरह का री इलेक्शन ही होगा ना। वरना तो हमजा शहबाज आज चीफ मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज। सर, री इलेक्शन के लिए तो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज दोबारा नहीं बनता। रन ऑफ के लिए तो आपका ये सिलसिला है ना कि जो भी उस वक्त हुई तादाद उसके लिए आप कर लिए। री इलेक्शन के लिए तो फिर ये वेट करते हैं ज़िमनी इंतखाबात का भी, बाकी भी सब। चीज ये है कि आप उस पोजीशन पे ले जा रहे हैं ना, 16 अप्रैल की पोजीशन पे ले जा रहे हैं ना। आप उनकी प्रेयर, आप फैसला, मेरी रीडिंग में कि फैसला उस हद तक होना चाहिए जिस हद तक प्रेयर्स हो। क्या प्रेयर में ये सब कुछ था? जो प्रेयर आपने एक्सेप्ट की है, जो उनकी पिटीशन एक्सेप्ट की है, वो क्या थी? उसमें क्या कहा गया था? तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये, जो अब चूंकि फैसला आ गया है, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं वो अलग बात है। तो बज़ाहिर एडवांटेज जरूर हमजा शहबाज को जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म नहीं होता नजर आ रहा। इसलिए कि अगेन 17 जुलाई को, अगर 17 जुलाई को जो भी पार्टी वो इलेक्शन जीतती है जिसमें ज्यादा सीटें जिसको मिलती हैं, उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा। तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा अनटिल अनलेस 17 जुलाई के इलेक्शन में किसी एक फरीक के पास क्लियर कट मेजॉरिटी आ जाती है। तो जाहिर है अगर पीटीआई के पास आ जाती है तो उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अगर नून लीग के पास आ जाती है तो उनकी पोजीशन कंसोलिडेट हो जाएगी। रूह से आप कह रहे हैं कि अभी ये प्रेडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है कि आईनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे हमजा या नहीं। बिल्कुल, थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर भी बोलना चाहें, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो 5, हाँ ठीक है, अगर अभी 5 मुनहरिफ अरकान जो सॉरी मखसूस नशिस्तें हैं, इसके ऊपर भी बोलना चाहें मैं सब मुख्तसरन, लेकिन आपकी राय में क्या ये शुमार होंगे 5 वोट अगर नोटिफाई हो भी जाते हैं? तो नोटिफाई होंगे तो फिर होंगे, इसलिए कि नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाता है तो वो फिर बिल्कुल, मेरे रीडिंग में, अब वो कोर्ट की रीडिंग की अलग बात है, मैं तो अपनी उसके लिहाज से, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुए मुझे इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल नहीं इस बात में समझ में आता। मुझे इसमें बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने गलती की है, उनको क्लियरली नोटिफाई करना चाहिए था 5 रिजर्व सीट। अच्छा, और यहाँ पर ये भी खबर दे दें, मुनीफ फारूक साहब आज दोपहर को न्यूज़ बुलेटिन में हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तज्जिया और ख़बर ये शामिल की है कि उनके ज़राए के मुताबिक अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास कोई इस तरह का हाई कोर्ट का हुक्म भी नहीं पहुँचा, कोई इस सिलसिले में नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा कि नोटिफाई करना है उन 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर। शहजादा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, ये जो आपने बात कही है, मुझे तहरीक इंसाफ के किसी एक शख्स ने ये कहा था कि अब तक वो ऑर्डर साइन नहीं किया है जज ने। ये उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता ये बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, लेकिन देखिए हो क्या रहा है इस वक्त। हमजा शहबाज जो है वो मुंतखब हुए 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान का वोट लेकर, जिनको बाद में कहा गया कि ये वोट काउंट नहीं होगा। और अब जब दोबारा रन ऑफ होगा
तो वो जो 20 MPs जो कि ओरिजिनली तहरीक इंसाफ के थे, अब वो असेंबली में नहीं है, उनका बाय इलेक्शन किए बगैर ही दोबारा वोटिंग की जा रही है। यानी कि पहले उन 20 लोगों ने एडवांटेज दिया हमजा को, अब वो 20 जो कि तहरीक इंसाफ कहेगी हमारी सीटें हैं तो हम जीतेंगे, तो वो 20 गायब हो चुके हैं। तो इसीलिए तहरीक इंसाफ का नंबर ऑटोमेटिकली गायब हो गया है। 195 बनाने में वो साथ थे हमजा के, और अब क्योंकि वो डीसीट हो गए हैं तो वो तहरीक इंसाफ में उनके वोटों का शुमार नहीं हो रहा है। और जो अभी बेनज़ीर कह रही है कि अगर 10 बाई इलेक्शन के बाद आप ये इलेक्शन करवाते तो हमजा चीफ मिनिस्टर रहते, तो हमजा तो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं। अगर ये इजलास 2 दिन बाद कॉल किया होता तो उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे। इसलिए मुझे इस बात की लॉजिक समझ नहीं आ रही कि उनको चीफ मिनिस्टर के तौर पे क्यों बरकरार रखा है। ये बिल्कुल ठीक है कि सेकंड रन ऑफ होना चाहिए, बट सेकंड रन ऑफ का मतलब ये होता है कि पहले में फैसला नहीं हुआ है। एक सेकंड अलीना, जब पहले में फैसला हुआ ही नहीं है दुरुस्त, तो फिर चीफ मिनिस्टर कैसे हैं हमजा? तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप क्योंकि रन ऑफ तो उसी वक्त होता है जब पहले में आप मेजॉरिटी नहीं ले सकते, तो मींस हमजा ने मेजॉरिटी नहीं ली है, तो हमजा चीफ मिनिस्टर कैसे है फिर इस वक्त? आप रन ऑफ बिल्कुल करवाएं, बट नॉट यही बुनियादी सवाल है और यही समझने की कोशिश करें कि हाउ इज दैट जस्ट, हाउ इज दैट जस्ट। न्याजी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए जी, पहले कई चीजें, अब हमने टॉपिक को फैला लिया है लेकिन कई अंदाज में। पहली बात तो यह है कि शहजाद साहब ने अपने पहले प्रोग्राम में कासिम सूरी साहब की बताई और कहा कि उनके सारे एक्शन नल एंड वाइड हो गए हैं। अब उसमें यह समझने की कोशिश करें कि कासिम सूरी साहब ने कितने एक्शन लिए हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को बहाल कर दिया, उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला दिया और कहा जी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये पेश नहीं हो सकती, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। चुनाचे वो उस एक्ट के तहत 2-3 काम हुए, उनको नल एंड वाइड किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान की एक तारीख है, इससे पहली दफा नहीं हुआ कि कोई बंदा 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने 2 साल 3 साल के लिए मान लिया कि फर्ज के अजम्पशन या मफरूज ये है कि ये सारा अरसा इलीगल, वो चीफ मिनिस्टर है हमजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रोटेक्शन जो है बेशुमार जगह पे दी हुई है और देनी पड़ेगी। ये तो इतना बड़ा खिलवाड़ है कि कोई सेन दिमाग या थोड़ा सा अगर आप लॉजिक यूज करें तो बात समझ में आती है कि ये पंडोरा बॉक्स है कि अगर 2 महीने 1.5 महीने में किसी ने काम किया है, या इवन फर्ज के गवर्नर उमर चीमा साहब जो थे वो इलीगल थे, तो उन्होंने काम किया तो उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। तीसरी बात यह है कि जी ये जो सीट्स एलोकेट होती हैं, इसमें आप ये ध्यान में रखें कि अनाउंसमेंट होती है कि जो आजाद उम्मीदवार है वो पार्टी ज्वाइन कर लें, यानी कि जिस दिन ये इलेक्शन होने होते हैं उस दिन पार्टी की एक पोजीशन होती है। फर्ज किया मफरूजा ये ले लें कि जो 10 MPs जो अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जो PTI ज्वाइन की थी, वो ज्वाइन ना करते तो वोमेन सीट्स जो है 66 एलोकेटेड सीट है अगेंस्ट 297 सीट्स जो कि जनरल इलेक्शन में इलेक्टेड है। अब 66 जो एलोकेटेड सीट है ये है 4.5 MPA जो है वो एक वोमेन सीट को इलेक्ट करता है। अब आपने ये देख लिया कि अगर वो 10 MPA ना होते तो 2 वोमेन सीट जो खाली होती है असेंबली जो थी, जो इसकी काउंट होता वो 372 है या 371 व्हाटएवर, वो उसमें 2 कम होते। जब MPA ने कह दिया कि हम नून में चले गए या PTI में चले गए तो उनके साथ उनकी वोमेन सीट बढ़ गई। तो इसलिए ये क्लैरिटी के साथ देखें कि आज जब 20 MPs नहीं है और 5 20 जो है डी सीट हुए हैं और 5 डी नोटिफाई हुए हैं। अच्छा, जो डी सीट हुए उसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे वकीलों ने कहा, मेरी अपनी राय भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं किया जा सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कैसे किया सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे उस फैसले में रिजर्वेशन है। लेकिन अगर आपकी 20 सीट्स जो है, फर्ज किया ये नून लीग पूरी जीत जाती है, तो फिर जो मदर साहब जो दलील दे रहे हैं तो कैसे फिर उनको क्या एडजस्ट किया जाएगा? ऐसा ये सिंपल अगर इस तरीके से होता है, ये कोई क्लास 2 या 3 का मैथमेटिक्स तो है नहीं कि उसमें आप जमा तफरीक करें। आपने एलोकेशन उसकी 20 सीट्स है, उन्होंने डी सीट हो गए, अब उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, वो लड़ रहे हैं। अगर तो PMLN के सीट पे सारे जीत जाते हैं तो सीट चली जाएंगी 5 की 5 जो डी नोटिफाई हुए हैं। ये डी सीट हुई है 5 जो भी माइनॉरिटी डी नोटिफाई हुए हैं, उस तरीके से हिसाब किताब हो जाएगा। बाकी मेरे जो पूरे उसके प्रोसेस में कमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने मुझे डिस्टर्ब किया। देखिए, हमारी अदालतों को क्लियर कट फैसला करना चाहिए। आप इससे डूबियस नहीं कि आपका फैसले 2 लफ्ज आए तो तरीके इंसाफ वाले जश्न मनाना शुरू कर दें,
तफसीली फैसला है जो मुस्लिम नून वाले जश्न मनाने शुरू कर दें, ये अदालतों के मुताबिक नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर डिप्टी स्पीकर ने कहा था वो क्योस में हुआ था, वो पूरे एक हल्ला गुला में हुआ था। तो मेरा ख्याल इस वक्त चाहती है कि इलेक्शन वही हो, लेकिन एक मजीद इसने घुमा के रख दिया, चकरा के रख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं सर, इसको आगे शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेनज़ीर से भी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि वो कह रही है कि एक ऐसे तरीके से ज़रा इसको मैनेज करने की कोशिश की है अदालत ने, एक अच्छी अटैम्प्ट है, बट आप उससे अग्री नहीं करे। ज़्यादातर पैनल पे लोग उससे अग्री नहीं करे। अथर, आपकी राय पहले चाहूंगी, लेकिन इसके ऊपर क्या समझते हैं? आज जो अदालती फैसला है, क्या उससे आने वाले दिनों में बहरान पर काबू पाने की एक अच्छी कोशिश की गई है, चीज़ों को अच्छी तरह से समेटने की कोशिश की गई है, मजीद बढ़ेगा? देखिए, जब कासिम सूरी वाली रूलिंग के ऊपर फैसला आने वाला था और सुप्रीम कोर्ट में गए थे हम लोग, पाकिस्तान की सियासी जमातें गई थी, तो उस वक्त मैंने आपके ही प्रोग्राम में अर्ज की थी कि अगर वहां से आप इलेक्शंस की तरफ नहीं गए तो आगे बहस में आपको सियासत कम और इदारे ज्यादा नजर आएंगे, बहस का रुख इदारों की तरफ हो जाएगा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अब इस फैसले के अंदर भी गई पीटीआई थी रिलीफ लेने, लेकिन इस फैसले के अंदर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने हमजा शहबाज को रिलीफ दे दिया। एक तरह से उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की तमाम तर चीजें उन्होंने इसके अंदर लिख दी हैं। मखसूस नशिस्तों के ऊपर जब उन्होंने फैसला किया, उस फैसले के ऊपर तो अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, नहीं कहा गया कि अगले दिन ही करवाएं। अगर आप इस फैसले को देखें, इसमें वो ये डिक्टेट कर रहे हैं कि कल ही असेंबली का इजलास हो, 4 बजे ही हो। उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि अगले दिन, उससे अगले दिन 11 बजे गवर्नर साहब हलफ भी ले नए बंदे से, और फिर ये भी साथ साथ कह दिया कि हम प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर है उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, वोट को मुस्तरद करना है या नहीं करना वो उसका हक है। भाई सब कुछ तो आपने कह दिया। तो बुनियादी तौर पे ये जो आज का फैसला है, ये हमजा को लेजिटिमेट करने में कारामद साबित होगा। ये हमजा शहबाज की बिल्कुल फतह है। और अगर ये इस तरह का फैसला आता कि जहाँ पे पीटीआई को जो इसमें इस्तदा लेके गए थे, जो ये कह रहे थे कि हमें रिलीफ दी जाए, तो फिर तो वो कोई डिफरेंट सिनारियो होता, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिली। उस मुकदमे को बुनियादी तौर पे हमजा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो मुकदमा, और उनको आज यहाँ पे सहूलत मिल गई। एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर लूं, मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इसमें मीडिया का भी तारीफ की है इस फैसले के अंदर, कि मीडिया का किरदार बड़ा अच्छा रहा है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग की है। तो मैं उसके लिए मोअज़्ज़ज़ अदालत का शुक्रिया अदा करूंगा। बाकी कुछ व्लॉगर्स और यूट्यूब्स के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। जी जी, अच्छा ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मैं आगे ज़रा बात करूंगी, जिस तरह हम बात करें अभी के आयत की राय में कि हमजा शहबाज को इससे फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, लेकिन अगेन अगर हम थोड़ी इस चीज़ के ऊपर बात करें कि आने वाले दिनों में जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चेंजेस हो सकती हैं, उसके जो असरात पड़ेंगे, तो क्या अदालत ने उसको खातिर में रखते हुए ये चीज़ देखी है और मामले को बेहतर तरीके से करने की कोशिश की है? क्या ये इससे रुख नहीं मिलता? एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले के ऊपर तबसरा तज्जिया करें। बेनज़ीर, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे रन ऑफ इलेक्शंस की, शहजाद ने भी आपने भी अग्री किया कि शायद ये बेहतर तरीका है, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि अगर अदालत जो इनिशियली प्ली की गई थी पीटीआई की तरफ से कि थोड़ा वक्त दिया जाए कम अज़ कम तैयारी के लिए 10 दिन का दीगर जमातों को, पीटीआई को, और उसके बाद ये सारा का जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाए, शायद तब तक ज़िमनी इलेक्शंस भी आ जाते और उसके बाद चीज़ें बेहतर होती और ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता बहरान को हैंडल करने का? अलीना, पहले तो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी कि ये जो अदालत का फैसला है, इससे रिलीफ मिली है हमजा शहबाज को, तो सुबह तक तो पीटीआई कह रही थी कि आइन और कानून के मुताबिक है, बड़ा अच्छा फैसला है। अब वो कह रहे हैं उसको चैलेंज करेंगे। जहाँ तक देखिए ये फैसला, हमारा फोकस है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे, लेकिन मैंने ये पहले भी बात की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। हमारा जो कानून है वो बड़ा क्लियर था कि आप जब वोट डालते हैं पार्टी लाइन से खिलाफ तो आपका वोट काउंट होता है, लेकिन बाद में एज अ कॉन्सिक्वेंस आपको डी-सीट कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो फिर से मैं कहूँगी कि बहुत प्रॉब्लमेटिक था, जिसके बाद अब ये कहा गया है कि आपका वोट काउंट ही नहीं होता, तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के पास मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑप्शंस रह ही नहीं गए थे कि अब आप क्या फ़ैसला करते कि अब आप इनको काउंट करें या ना काउंट करें। क्योंकि एक अजीब सी बात है ना, ये इनके वोट जो है एमपीएस के वो काउंट भी नहीं हुए, लेकिन वो डी-सीट भी हो गए। शहजाद, डू यू एग्री विद दिस? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है बेनज़ीर का। मैंने भी यही बात की कि वोट काउंट ही नहीं हुए, लेकिन हमजा शहबाज फिर भी मेजॉरिटी लेके चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन फिर भी सेकंड राउंड होगा।
तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये बात ठीक है, क्योंकि अब आपने जो है फ्लोर क्रॉसिंग जो आपके आइन में जिसकी इजाजत थी, लेकिन उसकी एक कॉन्सिक्वेंस थे कि आपको डीसीट कर दिया जाता, वो अब तब्दील हो गया है। अब अगर आपके पास सिंपल मेजॉरिटी है, अगर आपके पास मेजॉरिटी है, आपकी कोई मखलूत हुकूमत नहीं है, तो फिर तो आपको तब्दील करना अब इम्पॉसिबल हो गया, बल्कि हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल तहरीक इंसाफ वाला सिनेरियो हो जहां पे आपके इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी अपना फैसला कर ले कि अब हम अपनी वफादारियां स्विच कर रहे हैं, या फिर ये कह ले कि एक हुकूमत छोड़ के लेकिन दरमियान में कानूनी गुंजाइश ये भी निकलती है कि अगर किसी ने इनहराफ करना है पार्टी पॉलिसी से, तो वो पार्टी की सीट छोड़ दे, और तो वो इवेंचुअली जब वो छोड़ेगा तो इलेक्टोरल कॉलेज तो खुद ही से वो एग्जैक्टली वो इलेक्टोरल कॉलेज तो खुद ही से तब्दील हो जाएगा। जो आप बात कर रही हैं जी अलीना, जो आप बात कर रही हैं वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है और ज्यादा मॉरली भी बेहतर ऑप्शन है कि कोई शख्स अगर किसी पार्टी टिकट लेकर आए वो पहले इस्तीफा दे और फिर दोबारा मुंतखब होकर आए और फिर वो कर ले। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक आपके आइन में, जैसे हम कह रहे हैं ना कि आइन को रीराइट नहीं किया जा सकता, आपके आइन में इस बात की तो गुंजाइश थी कि आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं। तो वो जो है 63A है गालिबन 63A1, उसको जो है अब ये कर दिया गया है कि अगर आपकी मखलूत हुकूमत होगी तो इन हाउस चेंज मुमकिन हो सकता है, अगर आप मेजॉरिटी लेकर आए तो फिर उसके दरवाजे ही बंद कर दिए। करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। अच्छा नहीं, लेकिन ये वाली जो बात जरूर अथर आप कर लें, फिर मैं अगला सवाल करती हूँ। अथर जी, अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये है कि अदालत को कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने कहा कि जी आप 24 घंटे के अंदर ही इंतखाब करवाएं? कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने कहा कि गवर्नर अगले दिन 11 बजे इसका हलफ? इसमें कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि ये फैसले किए? और साथ साथ ये भी लिख दिया गया कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, कल कुछ हुआ तो वो कॉन्टेम्प्ट भी लग जाएगी। नॉर्मली तो ये होता है ना, फैसला आया उसके बाद अगर कोई अमल दरामद नहीं होगा तो फिर कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी। यहाँ पे उसका भी उन्होंने पहले फैसला सुना दिया। तो प्रॉब्लमेटिक ये है कि जिस तरीके से हालिया अरसे में सुप्रीम कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने असेंबली की कार्रवाई को डिक्टेट किया है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लीना, मैं कोई अर्ज कर सकता हूँ? सर एक सेकंड, बेनजीर आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं तो एग्री करती हूँ कि अदालतों को असेंबली में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई गैर आईनी चीज़ हो, जैसे हमने देखा कि नेशनल असेंबली में हुई, तो वहाँ पे अदालतों के पास होती है, ऑप्शन होती है। इस पर रीमा भी बहुत दफ़ा बात कर चुकी है। यहाँ पर मेरा ख्याल है हम इसका नेशनल असेंबली से मवाजना कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अनजस्ट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हालात मुख्तलिफ हैं। ख़ास तौर पर आज का अगर हम डिसीजन देखें तो उसके अंदर हालात इस तरह मुख्तलिफ है कि जिस तरह भी अथर ने भी कहा, टाइम बार कर दिया गया। बिल्कुल सही है ये बात मैंने भी कही थी कि देखें टाइम नहीं है, और बहुत से MPs जो हैं वो बाहर, मुल्क से बाहर हैं, ऐसा एक वक्त है, तो हो सकता थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए था कि अगर वो वापस आ सके, वो वोट दे सकें। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है जी अलीना। जी मज़ा साहब, देखिए मॉरली अगर आप देखें तो जिस वक्त 20 अराकीन डीसीट हो गए, उसके बाद हमजा शहबाज के पास कितने वोट रह गए? क्या हमजा शहबाज उस वक्त मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे थे जब 20 लोग जो है डीसीट हो गए? तो मॉरली उस स्टेज नहीं पर सर, वो तो इब्तिदाई में बता दिया ना, 197 या 195, जैसे अभी शहजाद और बेनजीर भी कह रहे थे कि उसके बाद तो टेक्निकली हमजा शहबाज रहते ही नहीं वजीर आला। तो उसके बाद ये जो हम सारा मफरूज़े बना रहे हैं और उसके बाद जो जजमेंट आई है उसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। यही तो बात कह रहा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, इसके बाद वापस करता है लीना कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो किसको वोट डालें, राय हक पार्टी के MPA जो है वो किसको वोट डालें, अगर वो हमजा शहबाज को देते हैं। क्योंकि देखें बात तो ये है कि उनमें से 1-2 MPs जो है उनको वजारतें भी ऑफर की गई हैं, तो अगर वो कल हमजा शहबाज को वोट डालते हैं तो उनकी मेजॉरिटी है। लेकिन आई थिंक इसके ऊपर हम सबका कहना कि जो जिस बहरान को सॉर्ट आउट करने के लिए अदालत का रुख किया गया था, वो मजीद ज़रा मामला उलझ गया है, वो बहरान हल नहीं हो सका है इस डिसीजन के बाद भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात की। एक तरफ तो वो सियासी बयानिया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है, कहती है कि उनके खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है और इस साजिश से उनकी हुकूमत को गिराया गया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने एक रैली से खिताब करते हुए इंकशाफ किया और दावा किया कि 2018 में अगर अंदरूनी साजिश ना होती तो वो अपना इलेक्शन ना हारते और
इसकी वजह से अगर वो होते पंजाब में सीट पे तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी आए, निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वाकई में अगर अंदरूनी साजिशें ना होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और पंजाब के मामला बेहतर तरीके से हैंडल किए जाते तो शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात मुख्तलिफ होते। अब यही पूछना है हमने तज्जियाकारों से कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है बैरूनी साजिश पे और कहती है कि इसकी वजह से हमारी हुकूमत गिरी और गिराया गया, लेकिन दूसरी जानिब अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो अंदर के सारे मामलात थे इसकी वजह से हुकूमत को बड़ा नुकसान पहुँचा और चीज़ें मिसमैनेज हुई। तो जो PTI के हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है, अंदरूनी साजिश या बैरूनी मुदाखलत? हमारे तज्जियाकारों के पास ये ऑप्शन है। अतहर, आपकी राय? अलीना, वो जिस तरह आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, बैरूनी साजिश का जिक्र हो रहा है, ये बड़ी दूर की कड़ियां हमने जोड़ी हैं। वो बात कर रहे हैं 2018 के इंतखाबात में उनके मुकामी हल्के में जहांगीर तरीन से जो उनके इख्तलाफात थे, और दूसरी तरफ हम रजीम चेंज की बात कर रहे हैं जो बैरूनी साजिश का बयानी है। तो इसका तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। हुकूमत का खात्मा जिस तरीके से हुआ वो एक अलहदा चीज़ है। शाह महमूद कुरैशी एक हल्का किस तरह हारे अपने इलाके में, उनके जहांगीर तरीन से जो इख्तलाफात थे वो एक अलहदा चीज़ है। तो मेरे ख्याल में इनको तो आप किसी तरीके से कंपेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, जो इस वक्त PTI की मुसीबतें हैं, जो PTI जिन हालात का शिकार है, उसका ताल्लुक अंदरूनी साजिशों से नहीं है, उसका ताल्लुक कुछ अंदरून मुल्क सहूलतकारों और बैरून मुल्क जो साजिश हुई है उससे ताल्लुक है। ये उनका मौक़िफ़ है फिलहाल। तो वो पुराना, मेरे ख्याल में वो जहांगीर तरीन का बात कर रहे हैं और दीगर पार्टी की सियासत की बात कर रहे हैं। जो हर पार्टी में मसाइल होते हैं उसका मौजूदा हुकूमत के आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी राय में ठीक है। बेनज़ीर, अलीना, बेनज़ीर, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई और PTI की वजह से मैं सीट हारा। अच्छा, वो कह सकते थे कि मैं जहांगीर तरीन की वजह से या अलीम ख़ान की वजह से सीट हारा, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। और मुझे बड़ी अजीब सी ये बात इसलिए लगी क्योंकि जब वो दोनों PTI में थे तो तब शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े खुल के जहांगीर तरीन साहब पे तनकीद करते थे। अब तो वो है भी नहीं PTI में, तो उन्होंने उनका नाम क्यों नहीं लिया? तो मेरे ख़्याल से शायद वो कहना ये चाह रहे थे कि और भी PTI में लोग थे जो इस साजिश का हिस्सा थे, और मुझे नहीं पता लेकिन क्या उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ भी था जो चेयरमैन है PTI के, कि क्या वो भी नहीं चाहते थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये MPA की सीट जीते? तो बहुत से सवाल हैं उनके बयान के बाद। दूसरी चीज़ ये है अलीना कि देखें, जब 2018 में जब ये इलेक्शन हुआ तो ऐसा नहीं था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कोई 600-700 वोटों से हारे, वो कोई तकरीबन 4000 वोट से हारे हैं। लेकिन इसका फ़ैसला कि ये जो हल्का है ये सलमान नईम साहब का है या शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके बेटे का है, ये मेरे ख़्याल से अब जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है उसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीट है ये दोनों के लिए बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नून भी पूरा जोर लगा रही है, यहाँ पे आबिद शेर अली साहब भी बैठे हुए हैं, और क्या कहते हैं, और भी सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो आएगी यहाँ पे। गिलानी साहब भी कैंपेन कर रहे हैं इनके लिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब भी पूरा जोर लगा रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, देखना पड़ेगा कि एंड में कौन जीतता है। ठीक है शहजाद, आपकी क्या राय है? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ये बात हमेशा सामने आती है PTI की हुकूमत जाने की वजूहात के पीछे कि बद इंतज़ामी बहुत थी, और ख़ासकर पंजाब में किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुई, बुज़दार साहब के तनाजुर में ख़ास तौर पर। अब जो शाह महमूद साहब का बयान है उसके साथ अगर जोड़ा जाए तो क्या आपको भी लगता है कि ताल्लुक़ नहीं निकलता? नहीं, बद इंतज़ामी का तो ताल्लुक निकल सकता है, लेकिन लेट्स सपोज कि इमरान खान जो साजिशी बयानियाँ बना रहे हैं कि जिस किस्म की साजिश हुई, अगर वो 100% दुरुस्त भी होता, मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन अगर 100% दुरुस्त भी होता तब भी उस साजिश का शाह महमूद के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है वो बता रहे हैं उससे उसका कोई लिंक नहीं बनता। बद इंतज़ामी का बनता है, वो इमरान खान खुद कह चुके हैं कि अगर जहांगीर खान तरीन होते तो वो हमारा चीफ मिनिस्टर होता, वरना लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। शाह महमूद होते तो वो होता, तो हम ज़्यादा बेहतर हालत में थे, हमें तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा उस्मान बुज़दार पे। तो वो तो मेरे ख्याल से इसका तो सवाल में लिंक बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन ये जो बेनज़ीर ने पॉइंट आउट किया ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमरान खान के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ उनको शक व शुबात ज़रूर है शाह महमूद कुरैशी को, क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जब ये इलेक्शन होने जा रहा था तो सबको पता था कि जहांगीर खान तरीन जो है वो सलमान नईम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी ने मना किया। इमरान खान को भी पता होगा, जब हमें पता है सहाफ़ियों को तो खान साहब को भी पता होगा, लेकिन खान साहब ने भी नहीं रोका। उसके बाद जब जहांगीर खान तरीन की मदद से सलमान नईम जीत गए और शाह महमूद कुरैशी हार गए,
तो शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा रेजिस्ट किया कि सलमान नईम को पार्टी में ना शामिल किया जाए, लेकिन फिर भी उनको बतौर इंडिपेंडेंट वो जीते थे, लेकिन उनको पार्टी में शामिल किया गया। तो ये वजह है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साजिश की। वो सिर्फ जहांगीर खान तरीन का नाम नहीं ले रहे, जबकि जो मेन रोल प्ले किया था ऑन ग्राउंड वो जहांगीर खान तरीन ने किया था शाह महमूद कुरैशी को हराने में, क्योंकि उनकी राइवलरी करसे से चल रही थी। लेकिन बाद में फैसिलिटेट करने में इमरान खान भी थे, उनको पार्टी में शामिल भी किया गया, वो जो उनका दुपट्टा है वो भी बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस वजह से मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले रहे हैं और किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमने देखा है, जब आपको याद है वो वजारतों के ऊपर अवार्ड्स मिल रहे थे तब भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने थोड़े ज़ेरे लब वो की रिटेलिएशन की उसको कहें या फिर गिले शिकवे अपने सुनाए और खान साहब तक पहुंचाए कि उनकी वजारत को इतना काम करने के बावजूद क्यों नहीं मिला। तो मज़हर साहब, आपको क्या ख्याल है, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब आप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि PTI से गिला कर रहे हैं, कहाँ से खुरा मिलता है? देखिए, बात तो अंदरूनी ही है और इसमें मुझे सिग्निफिकेंट ये लगा कि क्यों इस वक्त उन्होंने ये जिक्र क्यों किया। क्या ऐसा है कि इस वक्त भी शाह महमूद को लग रहा है कि PTI इंटरनली जो है वो उनके बेटे के खिलाफ है या उनको जो है नहीं जितवाना चाहती, वरना कोई रेफरेंस बनता नहीं है कोई इस वक्त इस चीज़ का जिक्र करना। देखिए, 2000 इमरान खान हमेशा जहांगीर तरीन को प्रेफरेंस देते थे ओवर शाह महमूद कुरैशी हर मामले में, और ये बात भी दुरुस्त है कि फवाद चौधरी हों, शाह महमूद कुरैशी हों, चौधरी सरवर हों, ये सारे लोग उस्मान बुज़दार को जब नॉमिनेट किया गया तो इसके खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर हों। उसके बाद 5-6 महीने बाद ये बात उस वक्त भी बड़ी खुलकर बात की जाती थी कि बहुत गलत चॉइस थी उस्मान बुज़दार, और फिर आज भी लोग ये PTI के अंदर ये बात होती है कि उस्मान बुज़दार की वजह से PTI को बहुत ज़्यादा एज नहीं मिल सका। वो अलग बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद सूरत हाल में। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्या सवाल आपने उठाया कि क्या उनको अभी भी शक है कि इस वक्त PTI के अंदर से कोई साजिश अभी भी हो रही है उनके बेटे को हराने के लिए, ये क्यों होगा? वैसे इससे बेनिफिट क्या मिलेगा PTI को? इस वक्त उनको बड़ा वोट चाहिए, जरूरी है। हाँ अलीना, ये लोकलाइज पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। जहांगीर तरीन का अब भी PTI के अंदर चाहे वर्कर्स के लेवल पे, लोकल लेवल पे अब भी एक इन्फ्लुएंस बाकी है इस चीज़ का। तो ये जो, क्योंकि वरना तो कोई बात बनती ही नहीं है ना कि इस वक्त आप जिक्र करें कि 2018 में जो है PTI ने इलेक्शन हराया, यानी PTI के ऑडियंस से आप एड्रेस कर रहे हैं और उनसे आप ये कह रहे हैं कि PTI ने मुझे 2018 का इलेक्शन हराया। क्या माने हुए इसके माने ये हुए कि आपको अगर मेरे पैनल पे से कोई भी एनालिस्ट इसके ऊपर कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री कि इस वक्त बयान देने की वजह क्या समझ आती है? जी मैं आपको बताता हूँ। देख, पहले तो समझने की चीज ये है कि जो सलमान नईम वहां से जीते थे वो PTI के कैंडिडेट थे। शाह महमूद कुरैशी साहब की वजह से उनको वहां से टिकट नहीं मिला था, और अब जो आबिद शेर अली साहब वहां पे बैठे हुए हैं उससे सलमान नईम को नुकसान होगा। सलमान नईम ने अपने हलके में बड़ा काम किया। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी और साहब हो जाए, PTI हो जाए, वो हमेशा मारूसी सियासत के खिलाफ बात करते हैं। क्या पूरे उसमें मुल्तान के अंदर शाह साहब के अपने साहिबजादे के अलावा PTI ने कोई ऐसा वर्कर पैदा नहीं किया जो वहां पे इलेक्शन लड़ सकता था? तो ये उनकी जो मुकाम ऑलरेडी MNA है। दूसरी बात यह है कि जो पहली असेंबली में उनके साहिबजादे वो पहले ही MNA थे, तो दोबारा उनको MPA बनाने की क्या जरूरत है? तो मेरे ख्याल में वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त मेरे खिलाफ जो है जमात के कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था, इसलिए कि वो जो मुकामी जमात थी जिसमें सलमान नईम साहब खुद भी शामिल थे जिन्होंने उनको शिकस्त दी थी, तो वो उस तनाजुर में ये बात। ठीक है जी, हम यहीं पे डिबेट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।